गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर फिनिश किया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन बेसिकली आप अगर एक कॉमन भाषा में समझे तो इंड्यूस हो जाना। इंड्यूस हो जाने का मतलब क्या है? प्रभावित हो जाना। जैसे किसी से किसी का प्रभावित हो जाना, कोई कहीं कोई चीज हो रही है और उसका प्रभाव किसी चीज पे आना। ठीक है, अब यहां पर चीज जो होगा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका जो अफेक्ट आना है वो है वोल्टेज का जनरेशन। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं उस कॉज वाली कहानी से जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वंस अगेन फिर से ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट की स्टार्टिंग ही हुई थी, गॉस लॉ वगैरह जब आया था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही स्टार्टिंग हुई थी। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहां वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे उसे? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिख दूं मैं इसे? फाई, पर यहां पर एब्रिविएशन बी लगा देता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। वहां ई डॉट ए था, यहां बी डॉट ए कर देंगे। राइट, ओके। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस crossing through a area, crossing through an area kept perpendicular to the magnetic field। ये जो एरिया है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, kept perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। राइट, यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई एरिया है तो यहां ये और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके इसे जा रही है ये इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यहां पर अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, पानी का करंट वहां से उधर से ऐसे आ रहा है और मैंने एक अपनी उंगली से ये एक एरिया बनाया, ये वाला सर्कुलर एरिया जो दिख रहा है। तो अगर पानी का करंट इधर से ऐसे फ्लो करता हुआ आ रहा है तो उस पानी की धारा के अगर मैं इसे परपेंडिकुलर रखूं तब तो इसे फ्लक्स पास कर पाएगा, जिससे कि एक्चुअली फ्लक्स को हम एक जनरलाइज वर्ड देख सकते हैं। जैसे वहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, या हम कह सकते हैं पानी पास कर रहा है, वाटर फ्लक्स इसे पास कर रहा है। तो परपेंडिकुलर अगर हम ना रखें तो देखो, मान लो कि इस उंगली को मैंने ऐसे कर दिया तो अब पानी की धारा उधर से आ रही है तो इसमें क्रॉस थोड़ी ना करेगी, टच करके निकल जाएगी। टच नहीं करना है, क्रॉस करना है फ्लक्स देने के लिए। राइट, जैसे आप यूं समझिए यहां पर दरवाजा है, ओके, और इसके पीछे रूम है। तो रूम में इन करने के लिए मुझे दरवाजे से ऐसे घुसना पड़ेगा। ओके, ये दरवाजा है और इसके पीछे रूम है, तो रूम में इन करने के लिए मुझे ऐसे घुसना पड़ेगा। अगर मैं टच करके ऐसे 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 निकल जाऊं तो घुस थोड़े ना पाऊंगा। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? क्रॉस करे। ओके, यहां पर जैसे ये सिचुएशन क्या हो गया, ये इसको क्रॉस कर रहा है। अगर यही एरिया ऐसे मैं बना दूं, या यूं समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर मैं इस एरिया को ऐसे बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टच करता हुआ निकल रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, और यहां पर फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। अब देखिए आपका फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस थीटा। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया टेस्ला और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को एसआई में कहा गया है वेबर, WEBER, वेबर। ओके, अब अगर फाई आपका प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के,
फाई आपका प्रोपोर्शनल है एरिया के और फाई आपका प्रोपोर्शनल है ओरिएंटेशन के। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए तो ऑब्वियसली फ्लक्स इंक्रीज करेगा। यानी कि जब पहले मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि इतनी दूर दूर थी, तब इस एरिया से 2 पास कर रही थी, ओके, जो ये वाली निकल जा रही थी, बाहर चली जा रही थी। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डेंस कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी एरिया से अब 4 निकलेगी, डबल हो गया फ्लक्स। उसी प्रकार एरिया की हम बात कर लें तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस उससे क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि पहले ये एरिया था, यहां से 2 जा रही थी और अब हमने इतना बड़ा एरिया कर दिया तो ऊपर वाला भी 4-5 जाने लगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा। और ओरिएंटेशन पे तो हमने देखा ही कि टच करके नहीं निकलना है, उसमें इन करना है, तो उसके लिए उसको परपेंडिकुलर एरिया को हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया। तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। ओके, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो फर्दर और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, सिंपल, कि ये एरिया है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया चलो 5 टेस्ला, ओके, और ये जो सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस मान लेते हैं 1 मीटर। आपसे पूछ रहा फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 हो गया, ओके, फाई इक्वल टू क्या हो गया, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है, सीधा सीधी हो गया बी ए, बी इंटू सर्कुलर एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर ले लूं, बी की वैल्यू कितना लिया है आपने 5 और पाई रेडियस तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि 5 पाई क्या लिख दूं, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो भी लिखना है, ओके, सिंपल सा। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूं, ठीक है, मिटाऊं इसे। मान लेते हैं कि इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 डायमेंशनल है, कार्टेशियन सिस्टम आई जे के में वो इस तरह से दिया हुआ है, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, ओके, और एक एरिया मेरा है यहां पर xy में, ये रहा मेरा xy प्लेन में एक एरिया है, ओके, ये ओरिजिन कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x कर दूं इधर और इधर कर दूं y। 3D बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ओके, और इधर की तरफ है z, ये वाला हो गया इधर की तरफ z, यानी जो मेरा एरिया है वो xy प्लेन में है, ये xy प्लेन में एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ये z हो गया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड I में भी है, J में भी है और K में भी है। अब इसका रेडियस R दिया हुआ है, रेडियस R है, और पूछ रहा है कि बताइए कि इस एरिया से इस फील्ड का कितना फ्लक्स पास करेगा। इसके 3 कंपोनेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारा I में भी है, हमारा J में भी है, हमारा K में भी है। लेकिन जरा देखिए, अगर मैं I वाले कंपोनेंट की बात करूं तो क्या वो इसको टच करता हुआ सा नहीं निकल जाएगा, टच करता हुआ सा नहीं निकल जाएगा, तो क्या कोई फ्लक्स दे पाएगा? यहां तो इन करना है ना, उस एरिया से घुसना है, टच करके तो बात बनेगी नहीं। वही कहानी, यानी कि B1 का तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, B1 के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स हो जाएगा 0। अब जरा सा देखिए B2 के करस्पॉन्डिंग, तो B2J Y डायरेक्शन में, तो फिर ये अगर हम देखें तो Y के अलोंग वो ऐसे, अगर मैं इसे दूसरे कलर से बनाऊं तो X वाला, चलिए X वाला, अब यही कहानी क्या Y वाला का भी नहीं होगा। आप देखिए Y वाला भी इसको ऐसे ऐसे एक तरह से टच करके निकल जाएगा, Y के अलोंग, X के अलोंग, Y XY प्लेन में है तो चाहे X वाला या Y वाला उसको टच करके निकल जाएगा, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ना तो B1 के करस्पॉन्डिंग कोई फ्लक्स होगा, ना ही कोई फ्लक्स होगा B2 के करस्पॉन्डिंग। सिर्फ और सिर्फ उसका जो Z कंपोनेंट है उस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किसके कारण आएगा, हमारा Z कंपोनेंट के कारण। कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दें इसको कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, B3 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ यही फ्लक्स आया, ना तो B1 का कोई आया ना तो B2 का कोई आया। B1 भी टच करके निकल गया,
B2 भी टच करके निकल गया, B3 क्रॉस किया तो करस्पॉन्डिंग B3 के फ्लक्स आया, B3 इंटू वो एरिया। क्लियर? चलिए मिटाऊं। अब थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिक फील्ड वो केस देख लें कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, उस एरिया के हर कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो क्या करेंगे? चलिए मिटाओ इसे। ओके, मान लिया कि यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, डॉट डॉट कर देता हूं इनफाइनाइट दिखाने के लिए, और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसकी वजह से इस साइड में, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहां पर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, ये रहा स्क्वायर। स्क्वायर का साइड ए मान लेते हैं, ए, और स्क्वायर का जो पहला साइड है वो यहां से एल दूरी पे है, तो ऑब्वियसली दूसरा साइड एल प्लस ए की दूरी पे हो गया। और अब हमसे कह रहा है कि इस वायर के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई बी इज इक्वल टू वॉट। क्वेश्चन क्लियर? अब यहां पर एक कहानी बदल जाएगी क्या, कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहां से कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करेगा। अब इस एरिया के हर कंपोनेंट की दूरी यहां से अलग है। अगर मैं यहां की बात करूं तो वो दूरी यहां से लेके यहां तक है, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक है, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब फील्ड हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? वही करते थे जो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क निकालने में करते थे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम यहां पर कोई एक एलिमेंट ले लेंगे और कहेंगे कि भाई ये एलिमेंट मेरा, मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पे है, और इस एलिमेंट की विड्थ को हमने कह दिया, इस एलिमेंट की विड्थ मेरी है dx। तो पहले उस एलिमेंट से, उस एलिमेंटल एरिया से हम फ्लक्स निकाल लें और उसको पूरा इंटीग्रेट कर दें। यही टेक्निक है ना। तो चलिए, उसका फ्लक्स को, छोटा सा फ्लक्स को हमने डी फाई नाम दे दिया। तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब एक्स लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी एक्स लिख दिया, इनटू वो छोटा सा एरिया, यही होगा। हम कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, कारण देखिए, इसके कारण फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, और ये इस प्लेन में है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। यहां पर आप याद कीजिए, हमें एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना होता है, ना कि एरिया के साथ। तो एरिया इस प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर चला गया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ठीक है, बी ए कॉस थीटा कॉस 0 1, राइट। अब वहां पर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, वहां की दूरी 2 पाई एक्स, इंटू वो वाला एरिया, तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई ए है, स्क्वायर ये वाला ए है, और चौड़ाई dx है। ओके, तो मैं इसका लिख दूं da की जगह a इंटू डी एक्स। क्लियर? छोटा सा रेक्टेंगल जिसका लेंथ a, जिसका ब्रेड्थ dx, तो लिख दिया वो एरिया a इंटू डी एक्स, राइट। अब अगर मुझे पूरा का पूरा उस एरिया से फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन डी फाई करूंगा तो मुझे टोटल फाई निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया। जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लें, यहां पर ए भी है, ए भी बाहर आ गया, 1 बाई एक्स डी एक्स लिख दिया जाए, 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या? ln x, राइट। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, ई बेस पे ln कह देते हैं उसे। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट आई, और हां, हमें कवर कहां से कहां तक करना है? तो यहां से लेके यहां तक। यहां के लिए तो हमारा x ये l बन जाएगा, और यहां के लिए हमारा x इस l में a जुड़ जाएगा, यानी लोअर लिमिट तो हमारा l बना, और अपर लिमिट l प्लस a यहां आ गए। पूरा हो गया एरिया कवर वो वाला। तो ये हो गया l से लेके कहां तक हमें करना है? l प्लस a तक। जो कांस्टेंट है उसको रखिए बाहर भाई, तुम रहो आराम से इधर,
1/x का क्या कहा हमने, log e बेस पे क्या नाम दिया जाता है उसे, ln x कहां से लेके कहां तक, l से लेके l प्लस a तक, राइट। लिख दिया जाए अब, म्यू नॉट i a बाई 2 पाई ln अपर लिमिट दैट इज l प्लस a माइनस ln लोअर लिमिट दैट इज l, ln अपर लिमिट l प्लस a माइनस ln a, यही हो गया ना। लॉग की प्रॉपर्टी, log m माइनस log n इजकल टू log m बाई n, क्या होता है, log m माइनस log n इजकल टू log m बाई n। अरे 2-4 ही तो प्रॉपर्टी है लॉग की, हमें याद रख लेना है। अगर log m प्लस log n होता तो यहां log m इंटू n हो जाता, log m माइनस log n है तो log m बाई n हो गया। कर दे, यहां हो गया म्यू नॉट i a बाई 2 पाई, क्या लिखूं, ln l प्लस a बाई a, ये आ गया फ्लक्स, सीधा इजी। चलो, तो हो गया फ्लक्स का थोड़ा सा आइडिया। अगर कुछ नोट करना छूट जाए तो प्लीज बैक जाकर के पॉज करके नोट कर लें। अब फ्लक्स के चेंज से रिलेटेड फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया और उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया, तो पहले हम उनके ऑब्जर्वेशन को एक एक करके देखें और फिर उन ऑब्जर्वेशन को इन्होंने कंपाइल करके जो रूल बनाया वो देखें, ठीक है। तो लिखें फैराडेज ऑब्जर्वेशन। फैराडेज ऑब्जर्वेशन, ओके। इन्हीं के ऑब्जर्वेशन के कारण तो हमें सारा कुछ मिल पाया। आज ये पंखा जो चल रहा है, टीवी जो चल रहा है, दिस दैट जितना सब कुछ चल रहा है, एक एक करके देखें। जैसे हम लिखें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्या देखा इन्होंने कि अगर एक कोई क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, ये क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, और एक मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल ये है, अगर हम इसकी तरफ ले जाएं, ये मैग्नेट इस क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप की तरफ अगर जा रहा है, तो इसमें यानी कि क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप में ये गैल्वेनोमीटर लगा है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है। मतलब क्या है कि इसमें करंट आ रहा है। पास ले जाएं या दूर ले आएं, जैसे मान लो इस नॉर्थ को हम दूर ले जा रहे हैं, ओके, या हम इसे स्थिर रखे हुए हैं और इस लूप को इसके पास ला रहे हैं, या इस लूप को हम इससे दूर ले जा रहे हैं, ओके। कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव चेंज हो रहा है मैग्नेट और इस लूप में, इसकी पोजीशन में रिलेटिव चेंज हो रहा है। तब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, यहां पर करंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो क्या था ऑब्जर्वेशन 1, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मैग्नेट एंड लूप प्रोड्यूसेस ईएमएफ। बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग लूप, मैग्नेट एंड कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग होना चाहिए, प्लास्टिक का ना ले लेना है। कंडक्टिंग लूप क्या प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ईएमएफ आया, वोल्टेज आया, करंट आया, प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ओके। अब नेक्स्ट टाइम उन्होंने मैग्नेट ना ले जाकर के एक दो कॉइल को रिलेटिव पास ले आ रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। देखिए इस बार हम करेंगे क्या, ओके, ये एक दूसरा कॉइल है जो कि बैटरी से अटैच है। ये बैटरी इसमें करंट ड्राइव कर रहा है, यानी इस कॉइल से होके करंट है,
इस कॉइल से होके करंट है। इस कॉइल को हम इस पर कोई मैग्नेट नहीं ले जा रहे हैं, इस कॉइल को भी जब हम इधर ले जा रहे हैं दूसरे वाले के पास, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट बता रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट बता रहा है। वही कहानी, पास ले जाएं या दूर ले आएं या इसको स्थिर रखें, इसको इसके पास ले आएं या इसको इससे दूर ले आएं, वही बात रिलेटिव वेलोसिटी वाली। वहां था हमारा मैग्नेट एंड दूसरा कंडक्टिंग लूप था, यहां दोनों ही कंडक्टिंग लूप है, एक में करंट है, इसका प्रभाव यहां पड़ रहा है। तो क्या लिखें हम इसे, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू कंडक्टिंग लूप ऑल्सो प्रोड्यूसेस ईएमएफ। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कंडक्टिंग लूप ऑल्सो प्रोड्यूसेस ईएमएफ। इस केस में भी ईएमएफ बना। तो भाई ये तो बड़ी क्लियर सी बात थी कि जो काम मैग्नेटिक फील्ड कर रहा था वो ये करंट कैरिंग लूप भी करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो और घुमा फिरा के ये भी तो मैग्नेट ही है। अब अगला ऑब्जर्वेशन क्या है, इस बार इन्होंने कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं करवाई, बल्कि क्या कराया, देखें। यहां पर इस बैटरी के साथ ना एक टैपिंग की लगा दी और देखा, टैपिंग की लगा दी, देखा कि जब यह कनेक्शन बनाया जा रहा है तो इसमें मोमेंटरी करंट आया, एक क्षण को, लगातार नहीं, एक मोमेंटरी करंट इसमें इंड्यूस हुआ। और वही कहानी जब कनेक्शन पे बना दिया गया, करंट हो गया, तो फिर जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है तो फिर से मोमेंटरी करंट आया। तो क्या आया, तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, मोमेंटरी करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल व्हेन टैपिंग की इज प्रेस्ड और रिलीज्ड। क्या लिखेंगे, मोमेंटरी करंट is induced in the second coil when tapping key of the first circuit is pressed or रिलीज्ड, दोनों बात, प्रेस्ड या रिलीज किया जाए, दोनों बात। ओके, तो इन ऑब्जर्वेशन को देखा, इन ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया और उसके बाद वो अपने कुछ रूल्स लेकर के आए। तो पहले ये बताइए कि इन ऑब्जर्वेशंस में हो क्या रहा था, क्या चीज ऑब्जर्व किया फैराडे ने। फैराडे ने देखा कि प्रत्येक केस में, चाहे हम मैग्नेट को ला रहे हो, चाहे हम मैग्नेट को ला रहे हो एक लूप के पास, या पहला करंट कैरिंग कॉइल दूसरे कॉइल के पास जा रहा है, या यहां टैपिंग की प्रेस और रिलीज किया जा रहा है, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब देखो इसका फील्ड लाइंस, अगर इस मैग्नेट का फील्ड लाइंस में दिखाऊं तो कैसे हो, ऐसे ओके, कुछ अब इसके ऊपर से निकल जा रहे हैं, कुछ इधर से निकल जा रहे हैं, कुछ और नीचे से निकल जा रहे हैं। जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइंस पास करेंगे इससे। ओके, यानी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। तो ज्यादा से ज्यादा लाइन पास करेंगे, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो क्या चीज चेंज हो रहा है, इन सारे अरेंजमेंट में क्या चीज चेंज हो रहा है, उस लूप से जिससे होके गैल्वेनोमीटर अटैच है, जिसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, उस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। आप ये केस देखिए, दूसरा वाला केस जिसमें एक करंट कैरिंग, दूसरा वाला केस क्या था कि एक करंट कैरिंग था, ये करंट कैरिंग था
और ये इसके पास जा रहा था, ये वाला इसके पास जा रहा था या दूर जा रहा था, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कि कम है उससे मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो फिर यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। हम थर्ड केस में भी देखें तो कहानी तो वही है ना भाई। आप देखो, जैसे ही आप इसको ऑन किया करंट सेटअप हो गया, और जैसे ही करंट सेटअप हो गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया उस 1 सेकेंड में। अब क्या होता है कि आप जब टैपिंग को ऑन करोगे, इसको जब आप जैसे ही ऑन करोगे तो एक कुछ तो मोमेंट लगेगा इसमें फुल्ली करंट सेटअप होने में, 0 से मैक्सिमम होने में। उस ट्रांजिटरी पीरियड में, भले ही वो मिली सेकेंड में हो, माइक्रो सेकेंड में हो, कुछ भी हो, तो हम तो मोमेंट्री करंट की ही हम बात कर रहे हैं ना। तो उतना देर में जब इसमें करंट 0 से I0 होगा, इसमें बढ़ करके 0 से I0 होगा, उस मोमेंट में उतनी देर के लिए तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर या तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। और जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम समय में हो जाता है, इसलिए ट्रांजिटरी पीरियड बड़ा कम रहता है। तभी हम बात कर रहे हैं क्या, मोमेंट्री करंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पे फैराडे ने अपने दोनों लॉ दिए। क्या हैं वो दोनों लॉ, देखा जाए। चलिए इरेज करता हूं इसे। फैराडे ऑब्जर्वेशन तो हो गया, ऑब्जर्वेशन के आधार पे फैराडे ने लॉ क्या दिया आपने, इन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे लॉ, फैराडे लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, whenever magnetic flux through the area bounded by closed conducting loop changes and EMF is induced। सीधी सी बात, and EMF is induced in the loop। फ्लक्स चेंज की वजह से EMF आ जाता है। और सेकेंड लॉ क्या है भाई, सेकेंड लॉ इसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है कि कितना EMF इंड्यूस होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी तेजी से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, यानी अगर ये लूप है, और मान लो कि ये हम मैग्नेट को ही इसकी तरफ ले जा रहे हैं, तो जितनी तेजी से ले जाएंगे इसको बारी बारी ऐसे, उतना तेजी से इसमें फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड ईएमएफ जनरेशन का ज्यादा होगा। एक बार फिर से, हमें तगड़ा फील्ड से सिर्फ मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा फील्ड का मैग्नीट्यूड हो, हमें इससे मतलब है कि फ्लक्स कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि फ्लक्स अगर काफी तेजी से चेंज हो, ये फ्रीक्वेंसी इसकी इधर उधर होने की काफी तेज कर दें, तो उतना ही क्या कह रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब है। ओके, तो इसी चीज को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ई का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो डी फाई बाई डी टी के मॉड के बराबर हो गया। अगर हम एवरेज की बात करें तो डेल्टा फाई
बाई डेल्टा टी का मॉड ले लेंगे, इंस्टैंटेनियस तो डी फाई बाई डी टी ले लेंगे। बात क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कीजिए और इस पे न्यूमेरिकल्स देखे जाएं थोड़े तो फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से फ्लक्स अलग, देखो सिचुएशन कोई भी हो, हमें फ्लक्स चेंज कराना है, हम कैसा भी अरेंजमेंट कराएं हमें फ्लक्स चेंज कराना है। फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और उससे अगर वो क्लोज्ड सर्किट है तो उसे करंट फ्लो करने लगेगा। चलिए मिटाओ। अब देखिए, अब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स आपका है बी ए कॉस थीटा। बी भी चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है, ए चेंज हो सकता है। हमको तो फ्लक्स से मतलब है ना, टोटल फ्लक्स है। तो चाहे बी चेंज हो जाए, चाहे ए चेंज हो जाए, चाहे एंगल चेंज हो जाए, किसी के भी चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अलग 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 तरह का हम अरेंजमेंट बना सकते हैं या मोर देन वन, इनमें से कोई एक से दो फैक्टर एक साथ चेंज हो जा रहे हैं। ओवरऑल हमें इस चेंज से मतलब है। अब इसी के हम वेरियस केसेस लेकर के देखते हैं और उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं तो फर्दर क्लैरिटी होगी। चलिए पहले मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लें, बी को चेंज करा रहा हूं। पहले मान लो यहां पर एक लूप है और यहां पर इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड समय के हिसाब से ऐसे चेंज करा 2t²। इसका रेडियस मान लिया कितना, r ले लेते हैं, जनरल ही लेके चलें। ओके, तो अब देखते हैं इस परिस्थिति में जब यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है भाई, हमें क्या देखा है कि पहले फ्लक्स हम देख लें क्या होगा इससे और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लें। तो फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया, इसका एरिया वेक्टर इसके डायरेक्शन में चला जाएगा तो थीटा 0 कर दिया, सीधा बी इंटू एरिया लिख रहा हूं। और बी दे रखा है आपका समय के साथ चेंजिंग 2t² और एरिया πr², इसका आर मान लिया πr²। ओके, अब E का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी का, यानी ट्वाइस और πr² तो कांस्टेंट है, बाहर खींचो, और dt² बाई डी टी, राइट। और t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, राइट। तो 2πr² तो पहले से ही था और यहां से आ गया 2t, यानी 4πr²t, यही हो गया ना जनरलाइज्ड। अगर मुझसे कहता कि ET=1 पे कितना होगा तो हो गया जी 4πr²। और अगर जनरल यहां जो इक्वेशन देख रहे हैं कैसा ईएमएफ डेवलप होगा, तो ये रहा ईएमएफ, ये इसका समय के साथ देख रहे हैं आप लीनियर रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो E प्रोपोर्शनल टू 2 इस तरह का इंक्रीजिंग ईएमएफ डेवलप हो रहा है। क्लियर हुआ? तो हमने क्या फैक्टर देखा, हमने पहला फैक्टर देखा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। अब देखते हैं एरिया को इस बार चेंज कर देते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं, चलिए ओके। कुछ छूट जाए तो काइंडली बैक करके आप नोट कर लेना। अब एरिया को चेंज करते हैं। जैसे यही लूप मान लो लिया, यही लूप ले लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड इस बार कांस्टेंट है, उसको मैंने कह दिया कि B=B0, वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो एरिया, ये रेडियस चेंज हो रहा है। ओके, ये रेडियस वेरिएबल है और मान लेते हैं कि dr/dt = 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से ये चेंज हो रहा है। फिर से एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। फिर वही करते हैं, फाई = क्या हो जाएगा, B0 इंटू एरिया। किसी इंस्टेंट में अभी मैं मान रहा हूं कि इसका R है, जनरल R, जो कि बढ़ घट रहा है, बढ़ रहा है। इनफैक्ट dr/dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है तो चेंज हो रहा है वो R, लेकिन किसी इंस्टेंट में मैंने माना कि वो R है। ठीक है, तो B0 इंटू एरिया क्या हो गया मेरा πr²। ओके, फ्लक्स चेंज इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं हो रहा है, तो मेरा B0 कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, रादर dr²/dt हो गया। R चेंज हो रहा है, d/dt से इन दोनों को बाहर निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन किए तो B0 और पाई कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए,
रेडियस चेंज हो रहा है तो डी आर स्क्वायर बाई डी टी कर दिए। अब आर स्क्वायर को टी के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट तो करोगे नहीं, तो पहले आर स्क्वायर को आर के रेस्पेक्ट में कर लो और आर को टी के रेस्पेक्ट में कर लो। यानी क्या हम करेंगे यहां पे, इस आर स्क्वायर को पहले हम अपने से डी आर ऊपर और नीचे लगा दें, राइट। ये डी आर स्क्वायर बाई डी टी था, तो हमने ऊपर नीचे अपने से डी आर लगा दिया, क्योंकि पहले हम इस आर का फंक्शन को आर के रेस्पेक्ट में करेंगे और उस आर को टी के रेस्पेक्ट में। आई होप कि ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलो अब हम कर लेते हैं बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2r एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, और डी आर बाई डी टी। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर बी नॉट डी आर बाई डी टी। अब ये जनरल एक्सप्रेशन निकल गया, और अगर हमसे कहे कि भाई एट एनी इंस्टेंट हमें दे रखा हो कि r जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, r 5 सेंटीमीटर है, बी नॉट की फिक्स वैल्यू है मान लेते हैं 10 टेस्ला, ओके, और डी आर बाई डी टी तो कैसे चेंज कर रहा था 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कि E इस इंस्टेंट पे कितना डेवलप होगा। इस वैल्यू के अनुसार हमने तो जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया। क्या आ गया मेरा जनरल एक्सप्रेशन, 2 पाई आर बी नॉट डी आर बाई डी टी। ओके, वैल्यूज पुट कर दें और उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल लें। चलिए 2 पाई आर उस वक्त कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर दूं, ऐसा ही मैं कन्वर्टेड करता चलूं, और बी नॉट मेरा है 10 टेस्ला, 10 कर दूं। डी आर बाई डी टी किस रेट से इसका रेडियस चेंज कर रहा है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसा ही मैं सबको कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए 5 दूना 10, एक 10 और एक दूसरा 10 मिलके इसको घर भेज दिया। अब सिर्फ बच गया क्या, पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, यानी पाई मिली वोल्ट, 10 टू दी पावर माइनस 3 को मिली लिख दिया, 3.14 मिली वोल्ट इस वक्त, 3.14 मिली वोल्ट इस वक्त इंड्यूस होगा, राइट। चलिए, तो हमने दो चीज देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड के वैरी करा के, एरिया को वैरी करा करके, अब जरा थीटा को वैरी करा करके देख लें। ओके, चलिए मिटाऊं। ओके, चलिए भाई, अब थीटा की बारी। मान लेते हैं कि यहां पर एक कॉइल लिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया, ओके, और इसको मैं इसके अबाउट ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दूं, ओमेगा, फिक्स ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुछ यूं समझ लीजिए, ये इसके अबाउट इसको मैं ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट कर दिया ओमेगा से। ओके, तो मान लिया कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इस कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। कॉइल इस एरिया में, इस प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और फील्ड भी परपेंडिकुलर, थीटा 0 डिग्री। ओके, जब थोड़ी देर के बाद, जैसे इसी को अभी मान लेते हैं कि इसका ये प्लेन ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, तो और एरिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये ऐसे हुआ, थोड़ा सा ऐसे हुआ, या यूं मान ले ऐसे हो गया, तब इसका एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 90 डिग्री। फिर जब ये ऐसे हुआ तो एरिया वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 180 डिग्री, यानी लगातार थीटा यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर रहा है। ओके, तो ये सेटअप हमने क्या किया है कि ना तो इसका एरिया चेंज कर रहा है, ना यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है। ये जैसा था वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड जितना था उतना ही है। तो चेंज क्या कर रहा है,
थीटा चेंज कर रहा है, घूम रहा है। एट एनी इंस्टेंट हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो उस वक्त फ्लक्स कितना होगा, B डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, उस वक्त, उस इंस्टेंट में। ओके, अब इसके घूमने की वजह से, जब ये यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके घूमने की वजह से कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो भाई आप कुछ भी कराओ, हमें तो मतलब है कि डी फाई बाई डी टी कितना है, वो हमें ईएमएफ देगा, सीधी सीधी बात। तो इस केस में देख लीजिए जरा, बी और ए, तो कर दें हम डी बाई डी टी ऑफ क्या, फ्लक्स का, दैट इज बी ए कॉस थीटा। मॉड ले लेता हूं मैं, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ना एरिया चेंज कर रहा है, तो बी ए को निकालिए बाहर आराम से। अंदर क्या आ गया जी, डी कॉस थीटा बाई डी टी, डी कॉस थीटा बाई डी टी। अब देखिए, ये एक यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है। तो ओमेगा क्या है यहां, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी, यानी क्या, थीटा के रेट, थीटा के चेंज होने का रेट, एस इक्वल टू वी टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओके, अब हम यहां से थीटा को लिख देते हैं ओमेगा इंटू टी, यही थीटा यहां लिख दे रहे हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा को हम टाइम के फंक्शन के रूप में लिख दे रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, ओमेगा टी। चलिए, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का मॉड कॉस। अब फिर से एक बार देखिए, फिर यहां टी के रेस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां क्या है, ओमेगा टी है। तो पहले हम ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसे बी ए और डी बाई डी टी, ओके, कॉस ओमेगा टी। तो पहले हम इसे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में कर दें, राइट। ये कॉस का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है ना, यहां ओमेगा टी है, तो पहले हम ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर ओमेगा टी को हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। बेसिकली क्या होता है, देखिए, आप पहले से आपको पता होगा, जस्ट मैं एक थोड़ा सा करा दूं। आप कहते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, कॉस एक्स, ओके। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तब आप कहोगे भाई यहां भी एक्स रहता था और यहां भी एक्स रहता था, तब तो साइन का कॉस बन जाता था। लेकिन यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स है, तो कोई बात नहीं, हम यहां भी एक्स स्क्वायर बना लेंगे और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ये ना ऊपर नीचे हमने अपने मन से कर दिया, तब तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बन गया, सेम बन गया। और जब सेम हो जाता है तो क्या बन जाता है, साइन का कॉस। एक्स एक्स सेम है तो साइन का कॉस, एक्स स्क्वायर सेम है तो साइन का कॉस। तो हो गया ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फॉर्मूला, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन की जगह टू एक्स हो गया और डिफरेंशिएशन होकर के हो गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कितना भी हो और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो भी हम पहले उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको डायरेक्ट दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए बी ए, अब तो ओमेगा टी और ओमेगा टी आ गया। चलिए मॉड वाली साइन रख देते हैं, हमें अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन की भी चर्चा होगी, इसके बाद डायरेक्शन की ही चर्चा होगी, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इसलिए मॉड 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 लिखते रहे हैं। कॉस का अगर ये हमने सेम बना दिया तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन, लिख दें माइनस साइन ओमेगा टी,
और यहां पर देखिए ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर निकालेंगे और dt dt 1 हो गया। ओके, इसका मॉड, पूरे का मॉड ले लूं तो क्या हो गया, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का मॉड, तो फिर माइनस हट जाएगा और सीधा सीधी हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। अगर यही n टर्न्स होता तो हो जाता एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो आपका ईएमएफ का आया है, क्या बन के आया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो फिक्स नहीं है, वो साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। तो इसके बारे में फिर हम हालांकि अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल हम जब सिर्फ आपको ग्राफ बता दे रहे हैं कि भाई यहां पर जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो इस तरह का हुआ। पूरा का पूरा जो एसी जनरेटर है वो इसी पे है, पर अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, उसकी हम डिटेल अलग से हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से फ्लक्स चेंज होने पे, अब फ्लक्स जो भी वजह से चेंज हो, चाहे फील्ड चेंज हो, चाहे एरिया चेंज हो, चाहे थीटा चेंज हो, कैसे ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो हमने बी चेंज करके देखा, हमने एरिया चेंज करके देखा, हमने थीटा चेंज करके देखा। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एक से ज्यादा फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं। ओवरऑल द थिंग इज कि चेंज होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो बिन बुलाए मेहमान की तरह ईएमएफ आ ही जाना है। और खैर यहां तो भाई बिन बुलाए मेहमान नहीं है, यहां तो हमारे बड़े काम की चीज है। हाँ, चलिए मिटाऊं। तो अब हम देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका दिया किन्होंने, लेंज ने। तो हम इसे कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ जो सिंपल ये कहता है डायरेक्शन ऑफ क्या, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be such that it will oppose the cause that has produced it। अभी आप नोट करो, मैं समझाता हूं सिंपल। that it will oppose the cause that has produced it, that has produced it। अभी सुनने में भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। लाइक, ये कहना क्या चाह रहा हो, ए करो। व्हेन फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स थ्रू द लूप कह दो, when flux through the loop is increasing, its direction of induced current, उस केस की पहले हम चर्चा कर रहे हैं जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट। भाई करंट इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखो, विल बी सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट, मतलब इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाई magnetic field produced by it, magnetic field produced by it will oppose, आप लिख लो, एक मिनट, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। will oppose the existing magnetic field and B
एंड करके लिखिए आप, एंड बी, व्हेन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग its direction will be such that magnetic field produced by it magnetic field produced by it will सपोर्ट द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या पोज सपोर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट शांति से सुनिए और नोट कीजिए, अभी बातें क्लियर होगी। विल सपोर्ट द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ऊपर से मैं एक बार पढ़ता हूं पूरे और उसको फिर क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट, लेंस लॉ ने क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल टू डी बाई dt हो गया, काम खत्म। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। पहले इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं। एक जिन था, बड़ा ही शैतान, जिसको तिसको मार देता था। तो एक साधु ने अपने तपोबल से उस जिन को एक बोतल में कैद कर दिया और बोतल को पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, यूं समझ लीजिए। वो बोतल तैरते तैरते किनारे पे कहीं जा लगा और एक आदमी ने देखा उस बोतल को, तो उत्सुकता वक्त उसका ढक्कन खोल दिया उसने। जैसे ही ढक्कन खोला, हु आकर के जिन निकल गया और जिन निकलते ही सबसे पहले उसी का काम तमाम कर दिया। मतलब जिसने उसका पुनर्जन्म करवाया, बोतल खोल के भाई निकाला ही ना, तो कैद था, उसी का काम खत्म कर दिया। जिसने उसे रिप्रोड्यूस किया, उसी का काम खत्म कर दिया। वही कुछ है ये लेंस लॉ। ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है, वो उस वजह को ही खत्म करना चाहता है, उस वजह को ही काटना चाहता है। अब जैसे इसका पहला ए पढ़िए और बी पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अगर किसी लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आएगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, करंट की वजह क्या हो गई, इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपनी उत्पत्ति का कॉज दैट इज इंक्रीजिंग फ्लक्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटा देगा ताकि फ्लक्स उससे घटे। और फिर ये भी वही, व्हेन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इस बार फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इस बार इंड्यूस्ड करंट इस तरह से होगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट कर दे, सो दैट कि इसका फ्लक्स बढ़े। राइट? तो मेन बात क्लियर हो गया कि जो भी वजह रहा, मतलब फ्लक्स का बढ़ना या घटना, दो ही वजह हो सकता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा ताकि फ्लक्स कम हो उसका। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो ओरिजिनल फील्ड को और बढ़ाए, उसकी दिशा में ही हो, ताकि इससे हो कि फ्लक्स जो घट रहा था वो बढ़े। बात समझ में आ गई? चलिए इसकी फर्दर क्लियरिटी के लिए एग्जांपल्स देखते हैं, तब और दिमाग में घुसेगा। नोट कर लिया? मिटाऊं? चलिए भाई, मान लीजिए कि वही वाला एग्जांपल ले लें हम, जो पहला वाला फैराडे के एक्सपेरिमेंट वाला एग्जांपल ले लें कि भाई यहां पर एक लूप है, यहां पर एक ये लूप है और हम इधर से नॉर्थ को इसकी डायरेक्शन में ला रहे हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा यहां, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा
तो ये इसमें इस तरह से डायरेक्शन इंड्यूस करेगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक पोल बने वो यहां नॉर्थ बना दे। तब यहां नॉर्थ बनेगा तो इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसकी आने की वजह से यहां फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको दूर भेजेगा। उसके लिए क्या करेगा, ये अपना नॉर्थ ऐसे बना देगा यहां। अब इसका नॉर्थ यहां ऐसे बन गया तो जरा गौर से देखिएगा, आपने कुछ नहीं करना है, इस नॉर्थ को ऐसे कीजिए और इसके पैरेलल में यहां ऐसे कर दीजिए। इसकी इस डंडी को ऐसे मार्क बनाए तो उसके पैरेलल में यहां भी ऐसे बना दीजिए। ओके, अब इसको पूरा कर दीजिए। यहां देखिए तो जरा 12 3 6 9 ऐसे ही घड़ी होता है ना। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, 3 से 12 की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एक बार देखिए, मैं इसे मिटा के फिर से बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, हो क्या रहा था, क्या हो रहा है, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है, इसको अपोज करना है। तो इसको अपोज करने के लिए ये इस फेस को अपना, इसके सामने वाली फेस को अपना नॉर्थ बना देगा। हम इधर से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर जो है ऑन द मैग्नेट साइड, ऑन द मैग्नेट साइड, क्योंकि एक ही लूप को हम इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा और इधर आके दिखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। जैसे देखिए 12 से 3 हम इधर हैं, 12 से 3 क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, जबकि अगर हम इधर आ गए तो वही 12 से 3 मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसलिए हमने क्लियर कर दिया है कि ऑब्जर्वर किधर है भाई, जिधर मैग्नेट है। बात क्लियर? ओके। अब फ्लक्स लॉ कह रहा है कि भाई ये जा रहा है इसके पास, ये फ्लक्स को बढ़ाने जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से इसमें करंट इंड्यूस होगा कि उस करंट के कारण जो डाइपोल बने उसका नॉर्थ ये हो जाए। तब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को जो पास आ रहा है उसको दूर भगाएगा, चल हट, क्योंकि वो कहता है, अपोज करता है उस चीज को जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। ओके, तो देखिए अब ये नॉर्थ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने में कोई दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा कीजिए, क्या, यहां एरो तो यहां एरो, यहां डाउन एरो तो यहां डाउन एरो। अब इसको कंप्लीट कर दीजिए, हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे भी हम लोग ने सीखा ना एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ऊपर बन जाता है, वो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल कर दिया, राइट। अगर जो नॉर्थ दूर जाता, अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा होता इस लूप से, तब क्या होता कहानी, तब उलट जाता, कहता कि भाई दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है, तो ये साउथ बना करके इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो साउथ के जैसा यहां फिर बना दीजिए, साउथ में यहां ये एरो, तो इसके पैरेलल साइड यहां है ना, यहां पर ये एरो मारिए, यहां पर इस एंड पे ये एरो, तो इसके पैरेलल साइड क्या है, यहां ये एरो, देखिए बन गया क्लॉकवाइज। क्लियर? तो जब नॉर्थ पास जा रहा है तो इसका फ्रंट फेस नॉर्थ बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया लूप में, और जब नॉर्थ पोल दूर भाग रहा है तो यहां साउथ क्रिएट करने के लिए यहां क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर? चलिए, यही कहानी साउथ के लिए होगी, जब इधर से साउथ जाएगा तब यहां साउथ बना देगा, जब इधर से साउथ दूर जाएगा तो यहां नॉर्थ बना देगा। अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। बात क्लियर हो गई? जैसे इधर से लो, ये गया जी साउथ और ये रहा मेरा जी लूप। ओके, तो साउथ नजदीक जा रहा है तो ये अपना साउथ बना करके रिपेल कर देगा, और साउथ बनाने के लिए सस्ता सुविस्ता उपाय, यहां एरो दो यहां एरो दे दो, यहां एरो दो यहां एरो दे दो, क्या बन गया ये क्लॉकवाइज। साउथ बनाने के लिए क्लॉकवाइज हो जाता है करंट, और अगर ये साउथ दूर भाग रहा था तो फिर वही कहानी कर दो, नॉर्थ बना के अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ बनाने के लिए यहां मारो तो यहां एरो कर दो, यहां एरो मारो तो यहां एरो कर दो, देखो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। हम तो जानते हैं कि नॉर्थ बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे ऐसे।
अब एक दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, क्लियर है ये बात? चलो अब दूसरा नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा जी एक लूप, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, ऊपर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रहा है। इस प्लेन में लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फ्लक्स को घटाना चाहेगा, तो इस फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फील्ड उसका बनना चाहिए। तो देखो क्लॉकवाइज करेगा तो नीचे जाएगा, यानी इस फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, यानी इसमें करंट होगा क्लॉकवाइज। और अगर जो कहानी ये होती कि B = 2/T होता, तो समय के साथ ये फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, फ्लक्स को बढ़ाए, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में उसका भी फील्ड हो जाए। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बात क्लियर हो रहा है? चलिए और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये देखो, ये एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है और इधर पे एक मैंने स्क्वायर लूप ले लिया, ये स्क्वायर लूप ले लिया। अब इसमें से मैं क्या करूं कि आई इसका जो है ना, आई इंक्रीजिंग, इसके आई को बढ़ा दूं। आई बढ़ेगा तो इस दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उसका। देखिए इसका ऐसे अंदर की तरफ, यानी क्रॉस है, ओके, और आई के बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसमें जो कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इस लूप में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस तरह से होगा कि फ्लक्स को घटाए। फ्लक्स को कब घटा सकता है, जब जो फील्ड पहले से है उसको अपोज करे, इसका फील्ड उस फील्ड के उल्टी दिशा में आए। तो पहले से अंदर है, पहले से अंदर जा रहा है, तो इसके कारण बाहर आना चाहिए, यानी यहां करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर? और यही जो आई डिक्रीज कर रहा होता तो कहानी बदल के क्लॉकवाइज हो जाती। बात समझ में आ रहा है? अब यही मान लो ये इधर है, अब ये इसके इस तरफ होता, मान लो इसी को ऐसे करो, ये लूप इस बार मैंने इस तरफ ले लिया, तो इस वायर के कारण इस इधर को, यहां है ये वायर के कारण इस साइड को अपवर्ड फील आएगा, यानी मैं यहां डॉट लिख दूं। अब जो अगर इसमें आई इंक्रीज किया तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि उसके कारण जो फील्ड बने वो क्रॉस डायरेक्शन में बने। तो क्रॉस डायरेक्शन में फील्ड बने मतलब अंदर की तरफ बने, तो देखो क्लॉकवाइज अंदर, राइट। और जो डिक्रीज कर रहा होता तो कहानी उल्टा, जस्ट इसका हम उलट देते। यानी मेन जो बात है वो क्या है, लेंस लॉ ने दिया कि जो वजह है इसका बढ़ना या घटना उसको अपोज करना है, उसी के हिसाब से हमें करंट का डायरेक्शन तय करना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लो यहां पर ऐसे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा पहले से यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। ओके, ये रेक्टेंगुलर लूप, इसको जरा मिटा दूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई। हाँ, अगर ये लूप इधर से निकल रहा है v वेलोसिटी से, तो देखिए अब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। कुछ देर में ये इतना पोर्शन अंदर रह जाएगा और इतना ये पूरा यहां से यहां तक बाहर आ जाएगा। तो फ्लक्स घट रहा है, पहले पूरा का पूरा से फ्लक्स जा रहा था, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीजिंग। और अगर फ्लक्स डिक्रीज करता है
तो ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड बनना चाहिए। लो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सीन थोड़ा चेंज किया जाए। लो इसको मिटा दिया और सीन नंबर 2, सीन नंबर 2 हम लोग ऐसा करते हैं, इस बार घुसा देते हैं। इस बार निकाल रहे थे, इस बार घुसाते हैं। चलो ये देखो, ये अब इस फील्ड में आना स्टार्ट किया। आना स्टार्ट किया मतलब क्या? फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट किया। तो फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट किया तो फ्लक्स को घटाना है। तो घटाना है तो इसके डॉट के एवज में इसका बनना चाहिए क्या? क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अंदर जाएगा। पहले वाला फील्ड बाहर था तो इसमें करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा ताकि अंदर जाए। क्या हो गया इसमें? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई कि कैसे हम डायरेक्शन जज करते हैं। हमने देखा कि ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है। हमने देखा कि किस केस में कितना ईएमएफ, मैग्नीट्यूड वाइज कितना ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है उसे देखा। उस ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा उसका डायरेक्शन किस तरह से जज होता है वो देखा। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और अगले लेक्चर में लेंज़ लॉ का जो एक एनर्जी कंसीडरेशन देखेंगे कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लेंज़ लॉ किस तरह से सही है, और फिर एक एक करके कि कभी हम एरिया चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कभी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसके वजह क्या हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।